हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। एमएसएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा चल रहा है। एमएसएन जो हमारी सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर दिया आज से। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसके बारे में, या फिर हम इसी को बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक जो वर्ड होता है, इस्केमिक का मतलब होता है इस्केमिया, और जो इस्केमिया है इसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। कहने का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए और उनकी वजह से टिश्यूज में नेक्रोसिस जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिले, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। और ये कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो तो इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज, या हम इसको बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है। अब ये जो कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है इसका मतलब हम समझने की कोशिश करें ना, तो बेसिकली बात ये है कि कोरोनरी जो आर्टरी है ये जो ब्लड को सप्लाई करती है, ये करती है हार्ट के ब्लड को सप्लाई। जो हार्ट में जो ब्लड है उसको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। अब ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी कंडीशन के कारण, कोई एक्चुअल हम कंडीशंस नहीं बता रहे हैं कि इस कंडीशन के कारण हुआ है, बट किसी भी कंडीशन के कारण जो कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में फेल हो जाए, है ना, या फिर क्या समझे हम लोग, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को सफिशिएंट कंडीशन में ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही, इसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज बोल रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल रहे हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज बोल रहे हैं। देखिए, इसका एक बेसिक सी कारण ये समझेंगे हम कि जितना हार्ट को रिक्वायरमेंट है ना, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। जो डिमांड और सप्लाई की जो कंसंट्रेशन है या रेशियो है वो क्या रहे, इम्बैलेंस रहे, डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो, उसकी वजह से ब्लड में जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज हो जाएगी तो हम इसी को बोल रहे हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब एक कंडीशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, जैसा हमने अभी पढ़ा था कि जो कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है इसका मतलब उसकी जो पेटेंसी है ना, उसका जो ल्यूमन है वो ल्यूमन कैसा है, नॉर्मल है। ल्यूमन हम किसको बोलते हैं, एक नली है, नली में पानी है, जो भी पाइप है उसमें से पानी जा रहा है, नॉर्मली जा रहा है, ल्यूमन नॉर्मल है उसका। अब सेम इसमें क्या आएगा, पैथोलॉजिकल जो कंडीशन होने वाली है, पैथोलॉजिकल का मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन इसमें होने वाली है, तो डिजीज कंडीशन में जो अफेक्ट होने वाला है वो होगा पेटेंसी, जो इसका ल्यूमन है कि भाई देखो इतना पानी जाना चाहिए था लेकिन आर्टरी में किसी भी टाइप का अक्लेशन हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया, है ना। जब अवरोध उत्पन्न होगा तो हम क्या बोलेंगे कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में अक्लूशंस होगा, नैरो होगी पेटेंसी। पाइप पहले बड़ा था, पानी जा रहा था, लेकिन पाइप अब सकरा गया है क्योंकि अंदर कुछ जम गया है ना। अगर अंदर कुछ जम गया ऐसा हमें लगता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि जो पाइप था उसकी कंडीशंस जो थी उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर जम गया है। ठीक है। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इसमें अगर जैसे आर्टरी के अंदर कुछ ओक्लूशंस आ जाए, कुछ जम जाए, तो उससे क्या होगा, उससे होगा पेटेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, अंदर से आर्टरी सक्रिय हो जाएगी। तो क्या होने वाला है, उसमें होने वाला है कि सर्कुलेशन अफेक्ट हो गया। और जो ब्लड का सर्कुलेशन है इसी को तो हम बोल रहे हैं कि भाई ब्लड में या तो ब्लड ही प्रॉपर नहीं जा पाए, तो ये हमें पता है कि ब्लड अगर प्रॉपर नहीं गया ना तो आगे की जो कंडीशंस है, आगे की
जो कंडीशंस हैं उसमें क्या होने वाला है, उसमें होने वाला है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी टिश्यूज में, है ना। अब टिश्यूज में क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है और ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है कहां तक, टिश्यूज तक, और कौन से टिश्यूज तक, कार्डियक टिश्यूज तक, हार्ट के टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हम इस कंडीशन को बोलेंगे सर्कुलेशन अफेक्ट हो गया, है ना। सप्लाई और जो डिमांड थी वो सप्लाई डिमांड क्या हो गई है, मिसमैच हो गई है। एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होने वाली जो सप्लाई है और हार्ट के द्वारा जो डिमांड है वो दोनों में क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए। यही इस्केमिक हार्ट डिजीज है। अब देखो इसका कुछ कारण है, कुछ तो कारण है, कुछ तो जो कारण है वो क्या है, जो फर्स्ट कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी कारण से पेटेंसी जो अफेक्ट हुई है तो उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो डिपोजिशन स्टार्ट हुआ है ना, ये एथेरोमा के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, एथेरोमा। जो एथेरोमा है, ये एथेरोमा का मतलब हम ये समझेंगे कि टिश्यूज, कुछ फैट्स, कुछ प्लेटलेट्स एडिशन हो जाएगा और उसकी वजह से मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न होगा, है ना। तो ऐसा अगर कुछ होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोज है इसका इस्केमिक हार्ट डिजीज का, वो होता है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि या तो पार्शियल या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है ल्यूमन में। किसमें, आर्टेरियल जो ल्यूमन होना है वाला है इसमें या तो पार्शियल होगा या तो कंप्लीट होने वाला है, ऑक्लूशंस डेवलप होने वाला है, ऑब्स्ट्रक्शंस डेवलप होने वाला है। रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें मिलने वाला है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये अबनॉर्मल डिपोजिशन होगा फैट्स का, लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, किसमें, ब्लड वेसल्स में। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जो इस्केमिक हार्ट डिजीज थी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, उसका जो मोस्ट कॉमन कोज था, है ना, तो मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर या कोज की हम बात करेंगे तो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि किसी भी प्रकार की पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है किसमें, ब्लड में कि जो वसल्स हैं उनमें। रिजल्ट में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा कि डिपोजिशन हो रहा है वहाँ पे अबनॉर्मल, किसका, फैट का, लिपिड का और कोलेस्ट्रॉल का ब्लड वेसल्स में, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और हमें देखनी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में मोस्ट कॉमन जो है, जो आर्टरीज और वेंस की जो वाल्स होती हैं, कौन सी वाल्स अफेक्ट होने वाली, देखो एक होती है ट्यूनिका एडवेंसिया, एक होती है ट्यूनिका मीडिया, एक होती है ट्यूनिका इंटीमा। जो इंटीमा होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, और ट्यूनिका एडवेंसिया जो है ये होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर। तो हमें समझना ये है कि जो ट्यूनिका एडवेंसिया है, देखो डिपोजिशन सबसे इंटरनल पार्ट में हो पा रहा है, तो ट्यूनिका एडवेंसिया जो लेयर है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है किसमें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में या एथेरोस्क्लेरोसिस में। इसके भी कुछ कारण है ना। अब एक बात हम और समझें कि दुनिया भर में मरने वाले लोगों में इंपॉर्टेंट रीजन है मोर्टेलिटी का और मॉर्बिडिटी का आज के दिन। दूसरी बात, 30% जो लोग मर रहे हैं, 30% और मोर्टेलिटी इज डन बाय कोरोनरी आर्टरी डिजीज, राइट। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लाइफस्टाइल जो है ये भी अफेक्ट कर सकता है। हम एटियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पहला एटियोलॉजिकल जो फैक्टर है किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, वो क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा क्या हो सकता है, इसका दूसरा कारण है लाइफस्टाइल, ठीक है। अब जो आर्टरियल जो डिजीज का जो कारण था वो लाइफस्टाइल था या
कोरोनरी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और इसके बाद में जो बात करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद में होगा लाइफस्टाइल, इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल कुछ सिग्निफिकेंट हम देखते हैं। क्लिनिकल जो सिग्निफिकेंट है उसको हम लोग असेस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो पेशेंट को जो कंडीशंस होने वाली है, इस कंडीशंस में हमने देखा कि किसी भी पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस किस प्रकार से अफेक्ट करता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात है कि कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है, ये डिजीज हो रही है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। राइट लेफ्ट पार्ट होते हैं, लाडा LCX होता है, ये सब होते हैं कोरोनरी आर्टरी में। तो इसमें क्या होने वाला है भाई कि कोरोनरी जो आर्टरी है इसमें किसी भी प्रकार का ओक्लूजन हो गया, जाम लग गया। अब जाम लगेगा तो क्या होगा, आगे नहीं जा पाएगा या कम जा पाएगा। ठीक है, या तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर मान लो कि थोड़ा थोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन हार्ट में, देखो कोरोनरी आर्टरी हार्ट में लेके जा रही है, तो ऑक्सीजन भी डिक्रीज होगी ब्लड में, जो टिश्यूज तक कम जाएगी, जो न्यूट्रिशन भी जो है वो भी डिक्रीज होगा, जो टिश्यूज तक कम जाएगा। पहली कंडीशन। तो रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट में हमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इस्चेमिया, है ना। इस्चेमिया जो है, जो इस्चेमिया है वो ब्लड जो सप्लाई थी, ऑक्सीजन जो डिमांड थी टिश्यूज में, वो क्या हो गई है, ऑक्सीजन डिमांड तो ज़्यादा है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिक्रीज है, कम है। तो क्या समझे हम, बात यह है कि सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा, इसका मतलब सप्लाई एंड डिमांड में मिसमैच चल रहा है। राइट, अब क्या होने वाला है, देखो अगर शॉर्ट टाइम तक ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, इस्चेमिया हमें देखने को मिलता है टिश्यूज में, तो लैक्टिक एसिड के कारण, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। देखो ऐसा हम जानते हैं कि सेलुलर जो डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म होता है, अगर एरोबिक कंडीशन में हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बाहर और H2O निकल रहा है। अगर एनारोबिक कंडीशन में हुआ तो लैक्टिक एसिड निकल रहा है बाहर, है ना। तो जो लैक्टिक, ये कंडीशन कौन सी है, एनारोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब CO2 की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और जो CO2 की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। और ये जो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म है ना, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, है ना, हार्ट में जो नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पे इरिटेशन कोज कर रहा है। तो शरीर में जब जब भी कोई दर्द होता है तो उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, नर्व एंडिंग्स को इरिटेशन करता है, और नर्व एंडिंग में इरिटेशन की वजह से शार्प पेन होता है पेशेंट को। शार्प का मतलब तीखा दर्द होता है, तेज दर्द होता है। केवल दर्द शॉर्ट पीरियड्स के लिए है तो बेटा जी हम इसको बोल रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्या बोल रहे हैं हम इसको, एंजाइना पेक्टोरिस बोल रहे हैं। अगर ये कंडीशन देखो पार्शियल हुआ, कुछ टाइम दर्द हुआ या ठीक हो गया, ये है एंजाइना पेक्टोरिस, लेकिन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, और कंप्लीट जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शंस प्रोड्यूस करेगा किसको, नेक्रोसिस को। हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का जो डेथ होती है, सेलुलर जो डेथ होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है नेचुरल, है ना, एक होता है एक्सीडेंटल। नेचुरल का मतलब बूढ़ा होके आदमी मर रहा है तो नेचुरल मर रहा है, और अगर जवानी में एक्सीडेंट की वजह से मर गया है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सीडेंटल। अगर पेशेंट या सेल डेथ जो है वो एल्डर्स या बात करें कि मैच्योर होने के बाद में होती है, नेचुरली होती है, इसको हम अपोप्टोसिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, अपोप्टोसिस, ए कंडीशंस जिसमें सेल डेथ हो रही है नेचुरली, दिस इज कॉल्ड अपोप्टोसिस। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम बात करें कि एक्सीडेंटल सेलुलर डेथ हो रही है, किसके कारण से, या तो ऑक्सीजन सप्लाइड अब्रुप्ट, अब नेक्रोसिस जो है वो अब्रुप्ट सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो नेक्रोसिस हुआ, एक्सीडेंटल सेल डेथ हो गई, और ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, है ना। तो परमानेंट चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि जो कार्डियक जो टिश्यूज थे वो डेथ कर गए, है ना, डैमेज हो गए, किसके कारण, नेक्रोसिस के कारण, अब्रुप्ट सडन सीवियर सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई बाय कोरोनरी आर्टरी, रिजल्टिंग में नेक्रोसिस होने वाला है। और ये नेक्रोसिस जो होता है परमानेंट चेंजेज होते हैं, और परमानेंट चेंजेज होते हैं, इसी को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं, हार्ट अटैक इसी को हम बोलते हैं। मायोकार्डियल जो इन्फ्रैक्शन होता है उसमें क्या हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है, किसके कारण, अब्रुप्ट सडन सीवियर अब्रुप्ट सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई बाय कोरोनरी आर्टरी टू कार्डियक टिश्यूज इज नोन एज नेक्रोसिस, और ये नेक्रोसिस लीड करेगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को। रिजल्ट में हमें देखने को मिलेगा डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया का मतलब जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो रिदम में नहीं है, इसको हम बोल रहे हैं डिसअरिथमिया। डिसअरिथमिया के अलावा हमें पेशेंट की सडन डेथ भी देखने को मिल सकती है। अब कंपनसेट करेगा हार्ट, क्योंकि ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि हार्ट को खुद को सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हार्ट सोचेगा कि पूरे शरीर को सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हमारी जो बॉडी है वो या तो रास को एक्टिवेट करेगी, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो रास जो है, रास क्या करेगा कि ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट में हमें मिलने वाला है हाइपरटेंशन, है ना। जो कार्डियक जो स्ट्रक्चरल जो एबनॉर्मलिटीज है, स्ट्रक्चरल जो चेंजेज हैं, कार्डियोमायोपैथी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। और इन सब के फाइनल रिजल्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर। तो हमने देख लिया है कि क्लिनिकल जो सिग्निफिकेंट्स जो हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, वो ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग डिक्रीज से हो सकता है लेकिन रिजल्ट डेथ हो सकता है इसका, ठीक है। इस्चेमिया होगा तो एंजाइना पेक्टोरिस, नेक्रोसिस हुआ तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ नैरोनेस पे, कि कितना ल्यूमन डिक्रीज हुआ है और कितनी सप्लाई अफेक्ट हुई है। जितना ल्यूमन डिक्रीज हुआ है ना, और जितनी परसेंट, जितनी प्रतिशत सप्लाई अफेक्टेड हुई है, वो ही डिपेंड करेगा कि पॉसिबल आउटकम्स रिजल्ट हमें क्या मिलने वाले हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हमें इस पेशेंट में देखने को मिलने वाले हैं, राइट। अब इसके पीछे का जो हम कोज समझते हैं, क्योंकि देखो बिना कोज तो हम कुछ देख नहीं सकते। तो कोज जो हैं वो हमने अभी पढ़ा था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कोज है वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये मोस्ट कॉमन आर्टीरियल स्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। देखो एथेरोस्क्लेरोसिस की बात हम जो कर रहे थे ना, वो ये कर रहे थे कि ब्लड वेसल्स में कुछ जमा हो गया जिसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई है वो अब्रुप्ट सीजेशन हो गई है, या तो पार्शियली या तो कंप्लीट। लेकिन उसमें तो क्या वेन्स भी हो सकते थे और आर्टरीज भी हो सकते थे। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं क्या, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। क्या होने वाला है, इसमें स्टिफनेस होने वाली है आर्टरीज में। ये आर्टरीज में कहीं भी देखो, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है ये डेवलप्स ओनली और ओनली आर्टरीज, ठीक है।
लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कहीं भी हो सकता है ना, किसी भी प्रकार की जो ल्यूमन से रिलेटेड डिजीज होती हैं उन सभी में हो सकता है। जो एथेरोस्क्लेरोकार्डियोवास्कुलरिटिक जो डिजीज कंडीशंस हैं, ये डिजीज कंडीशंस कितने टाइप की हो सकती हैं, कहाँ कहाँ हो सकती हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण शरीर में कहाँ कहाँ, जरूरी नहीं है हार्ट में ही अफेक्ट होने वाला है। ये पहला अफेक्ट हो सकता IHD इस्चेमिक हार्ट डिजीज में। तो क्या देखने को मिलेगा? ये एक्यूट कार्डियक सिम्टम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट कार्डियक सिम्टम्स देखने को मिलेगा हमें, मायोकार्डियल इस्चेमिया देखने को मिलेगा हमें, या स्टेबल एंजाइना देखने को मिलेगा हमें। दूसरा क्या है? ब्रेन स्ट्रोक, ट्रांसजेमिक इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोक। तीसरा होता है पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज, दूर दराज की ब्लड वेसल्स में अगर किसी भी प्रकार की आर्टरी से रिलेटेड डिजीज कंडीशन हो रही है, उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज, एरोटिक एन्यूरिज्म। अब ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई लोगों, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो कंडीशंस हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज की, बेसिक कंडीशंस हमने पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू।